नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एट वॉर। मेरा नाम मोहम्मद सालेह है। ओटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण की कहानी लिखने वाले राजनयिक थे, जो बाद में जर्मन एम्पायर के चांसलर भी बने। 1888 में उन्होंने एक दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब बाल्कन क्षेत्र में कोई ऐसी बेवकूफी हो जाएगी जिससे पूरे यूरोप में एक भयानक युद्ध छिड़ जाएगा। इसके कुछ ही दशकों बाद 1914 में बिस्मार्क की भविष्यवाणी सच साबित हुई, जब यहीं से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। आज के वक्त में क्राइमियन पेनिनसुला के बारे में भी कुछ ऐसी ही बात कही जा सकती है। यह जगह रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रशिया ने 2014 में यूक्रेन से क्राइमियन पेनिनसुला छीनकर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। आने वाली वसंत ऋतु में यूक्रेन रशिया पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी में लगा हुआ है। इस बीच जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस पर चल रही बातचीत में नेटो मुल्कों के दरमियान जो मतभेद हैं, वह खुलकर सामने आ रहे हैं। यूक्रेन के बार बार अपील करने के बावजूद यूक्रेन के मैदान जंग में ना तो जर्मनी अपने टैंक्स भेजने के लिए तैयार हुआ है और ना ही अमेरिका। जर्मनी ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। उसने इशारों में कह दिया है कि अपने लेपर्ड 2 टैंक्स को वो तब तक युद्ध क्षेत्र में नहीं उतारेगा जब तक अमेरिका अपने M1 अब्राम टैंक्स भेजने के लिए तैयार नहीं होता। नेटो की मिलिट्री कमेटी के प्रमुख एडमिरल रॉब बावर ने यहां तक कह दिया है कि यूक्रेन में टैंक भेजने के मसले पर हर नेटो देश अपना फैसला लेने के लिए आजाद है। जर्मनी पर दबाव बढ़ रहा है या नहीं, ये कोई नई बात नहीं है जिसमें मेरा कोई दखल है। ये दूसरे देशों और जर्मनी के बीच की बातचीत है कि वो अपने टैंक देने को तैयार है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जर्मनी को ये करना चाहिए। ये एक प्रभुसत्ता वाले मुल्क जो कि जर्मनी है, उसका स्वतंत्र फैसला है। लेकिन इन मतभेदों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। युद्ध के लिए और हथियार देने का पश्चिमी मुल्कों का इरादा बिल्कुल पक्का नजर आ रहा है। अमेरिका ने हाल ही में किए गए एक ऐलान में कहा है कि वह $2.5 अरब की कीमत के और हथियार भेज रहा है। इनमें 90 स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, ताकतवर तोपों वाली 59 ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल्स शामिल हैं। इनके अलावा फ्रांस और जर्मनी के इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स भी भेजे जा रहे हैं। नेटो में शामिल होने की अर्जी लगा चुके फिनलैंड ने $43 करोड़ की सैन्य सहायता देने का वचन दिया है। लिहाजा सवाल यह है कि जब पश्चिमी मुल्क इतने हथियार दे ही रहे हैं, तो अमेरिका और जर्मनी अपने टैंक्स को भेजने से क्यों कतरा रहे हैं? इसके बारे में मैंने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डैनियल डेविस से बात की। उन्होंने इस विषय पर एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी दी है। पहला कारण यह है कि हम नहीं चाहते कि हम अपने टैंक खो दें। हम नहीं चाहते कि अमेरिकी टैंक ध्वस्त होकर पड़े हों, जलते हुए ब्लैक हॉक की तरह, और उनकी तस्वीरें पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर शेयर की जाए। और ऐसा देखना अच्छा नहीं लगेगा कि लोग उसे लेकर क्या सोचेंगे। दूसरी तरफ रशिया भी वसंत ऋतु में हमले की अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। कुछ फौजी जानकारों ने यह भविष्यवाणी की थी कि रशिया के हथियारों का जखीरा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग में एक हथियार बनाने वाली फैक्ट्री के कर्मचारियों से बात की। उन्होंने दावा किया कि रशिया की डिफेंस कंपनियां अकेले ही उतनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें बना लेती हैं जितनी पूरी दुनिया मिलकर बनाती है। ये अमेरिका की मिसाइल बनाने की क्षमता से 3 गुनी ज्यादा है। पुतिन के मुताबिक यूक्रेन पर जीत हासिल करने में रूसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा किरदार रहेगा। ये रक्षा उद्योग का काम है, आप जैसी कंपनी और आप जैसे लोगों का काम है, पूरी अर्थव्यवस्था का काम है। उससे जुड़े सभी लिंक जैसे कि उद्योग, सार्वजनिक फाइनेंस, सामाजिक दायरे का काम है, जिसमें सभी परिवारों को मिलने वाली विशेष मदद भी शामिल है, जिसे देश स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए देते हैं। ये सभी चीजें मिलकर हमारी असरदार तरक्की और जीत का आधार बनते हैं। ये होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपका काम और आपके काम करने का अंदाज और आप जो करते हैं, वो सब इसका आधार है। इसी हफ्ते रूस ने अपने पोसाइडन टॉर्पीडोज के पहले बैच को पेश किया है, जिन्हें बेलगोरोड सबमरीन में तैनात किया जाएगा। पोसाइडन को प्रलय लाने वाला हथियार बताया जा रहा है, एक ऐसा हथियार जो अब तक नहीं देखा गया है।
ये ड्रोन और परमाणु शक्ति से चलने वाले टॉर्पीडो के बीच का हथियार है। इससे रेडियो एक्टिव सुनामी लाई जा सकती है, जिससे समंदर के किनारे बसे हुए शहर बर्बाद किए जा सकते हैं। ऐसे शहरों में आने वाले कई दशकों तक लोगों का बसना नामुमकिन हो जाएगा। इन तैयारियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले वसंत में यह युद्ध आशंकाओं से कहीं ज्यादा भीषण हो जाएगा। यूक्रेन के मैदान के जंग के प्रतिद्वंदी जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ कमर कस रहे हैं, उससे यह बात तो साफ है कि साल 2023 पिछले साल यानी 2022 से ज्यादा बड़ी तबाही लाने वाला साबित हो सकता है। 30 साल तक पुलिस को चकमा देने के बाद इटली का मोस्ट वांटेड माफिया बॉस मैथियो मैस्सिनो डेनारो को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डायबोलिक के नाम से कुख्यात डेनारो सिसिली के कोसा नॉस्ट्रम माफिया का बेताज बादशाह था। डेनारो का दावा था कि उसने अकेले ही इतने लोग मारे हैं कि उनके शवों से एक पूरा कब्रिस्तान भर जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि इतने खूंखार माफिया बॉस डेनारो की किस्मत ने उसे कैसे धोखा दे दिया। आखिर कानून के लंबे हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच कैसे गए। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए डेनारो की गिरफ्तारी की द इनसाइड स्टोरी। माटियो मेसिना डेनारो, ये नाम उस शख्स का है इसे सिसिली की माफिया जगत में आखिरी गॉडफादर के तौर पर जाना जाता है। 1993 में कई हाई प्रोफाइल हत्याओं के बाद से ही डेनारो पुलिस से भागता फिर रहा था। अपराध जगत में उसे तमाम गैंग्स के बॉस का भी बॉस कहा जाता था। ये 16 जनवरी की एक सर्द सुबह की बात है। वो पलेरमो के एक अस्पताल में कैंसर का इलाज कराने के लिए आया, लेकिन उसे गुमान भी नहीं था कि 100 से ज्यादा पुलिस वाले वहां उसका इंतजार कर रहे थे। बहुत सी हत्याओं के मामले में डेनारो पर उसकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया जा चुका है। उन मामलों में उसे 20 बार उम्र कैद काटने की सजा मिल चुकी है। 1992 में माफिया विरोधी 2 सरकारी वकील जोवानी फाल्कोने पालो बोरसेलिनो की हत्या के मामले में डेनारो पहली बार कुख्यात हुआ। 1993 सिसिली के गैंग्स के खिलाफ जब सरकार ने अभियान छेड़ा, फ्लोरेंस और रोम में हुई कई बम धमाकों की साजिश रची। इन हमलों में 10 लोग मारे गए थे। उसी साल डेनारो पर सरकारी गवाह बन चुके एक अपराधी के 11 साल के बेटे का अपहरण करने के बाद उसे यातना देकर मार देने का आरोप लगा। उस बच्चे के शव को तेजाब में डालकर गला दिया गया था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने डेनारो की गिरफ्तारी के दिन को उत्सव का दिन करार दिया। हम जंग जीते नहीं हैं, ना ही हम माफिया को हरा पाए हैं, लेकिन जीत हासिल करने के लिए इस लड़ाई को जीतना बहुत ही अहम था। इससे संगठित अपराध को भारी झटका लगा है। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मेरे लिए आज का दिन उत्सव का दिन है। माफिया विरोधी जज जोवानी फाल्कोने की याद को मेरी श्रद्धांजलि बाकी थी। किसी ने उनके अधूरे काम को आगे बढ़ाया और ये जंग आगे भी जारी रहेगी। हैरत में डाल देने वाली एक और बात यह भी है कि डेनारो बड़े आराम से पहचान बदलकर किसी भी आम आदमी की तरह जिंदगी जीता था। उसे बहुत महंगी चीजों का शौक था। पुलिस ने जब उसके घर पर छापा मारा तब उन्हें वहां से डिजाइनर सूट, रोलेक्स की घड़ियां और रेबैन के चश्मे मिले। डेनारो 1993 में अंडरग्राउंड हो गया था। उसकी गिरफ्तारी को लेकर सबसे बड़ी पेचीदगी ये थी कि उसकी हाल फिलहाल की तस्वीर लगभग नदारद थी। कहा यह भी चाहता है कि डेनारो ने अपना चेहरा मोहरा बदलवाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली थी। ये गिरफ्तारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कोई शक नहीं कि श्रीमान माटियो मेसिना डेनारो बहुत ही गंभीर मामलों के राजदार हैं। मसलन उन्हें पता है कि माफिया के अंजाम दिए गए सबसे भयंकर अपराधों की वजह है क्या। उन्हें पता है कि माफिया के बॉस और नेताओं के बीच का रिश्ता क्या है। तो हमें इस सवाल का जवाब खोजना होगा और ये बहुत ही बुनियादी सवाल है कि आगे क्या होगा। क्या वो न्याय प्रक्रिया का मददगार बनेगा या नहीं। हमें ध्यान देना होगा कि इस गिरफ्तारी के बाद क्या नतीजे आने वाले हैं। पुलिस ये उम्मीद कर रही है कि वो इटली के अपराध गठजोड़ में छिपे हुए नेटवर्क का राज फाश कर पाएगी। फिलहाल एक सवाल ने बहुत से लोगों को परेशान किया हुआ है कि आखिर क्या हुआ जो इतने साल बाद माटियो मेसिना डेनारो की गिरफ्तारी मुमकिन हो गई। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इटली के माफिया जगत के इस गॉडफादर की मुखबरी उसके ही किसी अपने ने की। दरअसल 60 साल का डेनारो इटली के माफिया सिंडिकेट की नई पीढ़ी के लिए किसी काम का नहीं रह गया था। 19 जनवरी को इजरायली सैनिकों ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक इलाके में 2 फिलिस्तीनियों को गोली मार दी। इजरायल ने दावा किया
कि उसके सैनिकों पर गोलियां चलाई गई थी, जिस पर उन्होंने जवाबी फायरिंग की। लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि सुबह सुबह हुई छापेमारी की कार्रवाई के दौरान जो शख्स मारा गया था वो असल में एक स्कूल टीचर था। पिछली फरवरी से फिलिस्तीन के इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में तनाव चरम पर है और इसकी वजह है वहां लगातार हो रही इजरायली छापामारी। सवाल यह है कि इस हिंसा के पीछे का कारण क्या है। हमारी अगली रिपोर्ट में इसी सवाल का जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे। बृहस्पतिवार की सुबह सुबह इजरायली सैनिकों ने एक स्कूल टीचर और एक आतंकी को गोली मार दी। ये घटना उत्तरी वेस्ट बैंक के जेनिन रेफ्यूजी कैंप की है, जहां इजरायली सेना ने सुबह सुबह छापा मारा। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस घटना में 57 साल के जवेद बवांका और 28 साल के अधेम जबैरीन के मारे जाने की पुष्टि की। 6 बच्चों के पिता जवेद सेकेंडरी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर हैं और यूथ लीडर भी हैं। उन्हें तब गोली मार दी गई जब वो अधेम को उनके घर के बाहर प्राथमिक चिकित्सा देने की कोशिश कर रहे थे। मैं घर में बैठकर आराम कर रहा था, फिर मैंने दरवाजा खोला। मेरे पिता और बहन मेरे साथ थे। हम जख्मी शख्स को घर के भीतर ले आए। तभी इजरायली सैनिकों ने उनके कमर के ऊपर के हिस्से को निशाना बनाकर गोली चला दी। उनका शरीर खून से लथपथ हो गया था। हम उन्हें घर में लेकर आए। मेरे पिता उस जख्मी शख्स को प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए गए थे क्योंकि वो मदद के लिए आवाज दे रहा था। अधेम जबैरीन अलक्सा मार्टायर्स ब्रिगेड से जुड़ा था। ये फतह संगठन से जुड़ा एक हथियारबंद गुट है। इजरायली सेना का दावा है कि उन पर फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने जबरदस्त गोलीबारी की थी। ये हमला जेनिन में इजरायली सेना के आतंक विरोधी अभियान के दौरान हुआ, जिस पर उन्होंने जवाबी फायरिंग की। दिलचस्प ये है कि टीचर की मौत के मामले में इजरायली सेना ने चुप्पी साध ली है। नए साल के शुरू हुए अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के हाथों जान गंवाने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 17 तक पहुंच चुकी है। पिछले साल की फरवरी से ही इजरायली सेना रात के वक्त में लगातार छापेमारी और गिरफ्तारियां कर रही है। इजरायल की दलील है कि ये कार्रवाई आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए और संभावित आतंकी हमलों को रोकने के लिए हो रही है। लेकिन इजरायली टैंक जब भी फिलिस्तीनियों के इलाके में दाखिल होते हैं तब उन्हें जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इसी का नतीजा है कि 2005 में खत्म हुए दूसरे इंतफादा के बाद से इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष में 2022 साल सबसे ज्यादा खून बहने वाला रहा। इजराइल और फिलिस्तीनियों के इलाके में पिछले साल हुए तमाम हमलों में करीब 26 इजरायली और 200 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजराइल में बेनियामिन नेतन्याहू की धुर दक्षिणपंथी सरकार के सत्ता में आने के बाद हालात और भी खराब हो जाने की आशंका है। अपनी गलती मानने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है और अपने 7 दशकों की गलतियों को मानना कोई आसान बात नहीं होती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बेबाक इंटरव्यू में एक बड़ी बात स्वीकारी है। मैं यहां शहबाज शरीफ के बयान को दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने बड़ा सबक सीखा है। हमने भारत से 3 युद्ध लड़े हैं और इन युद्धों का नतीजा बहुत दर्दनाक रहा है। यह युद्ध ज्यादा बेरोजगारी और ज्यादा गरीबी लेकर आए। लाखों लोग बेहतर स्थिति से नीचे की स्थिति में पहुंच गए। पाकिस्तान का इतिहास देखकर यह एक हैरान करने वाली बात है कि वहां का एक प्रधानमंत्री ऐसी बात कबूल रहा है। लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको संदर्भ और उन हालात को समझना होगा जिससे पाकिस्तान अब गुजर रहा है। वहां की अर्थव्यवस्था एकदम से ढह सी गई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 9 साल में सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। उसके पास अब सिर्फ 4.6 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बची है। इतने पैसों में पाकिस्तान सिर्फ 4 हफ्ते तक का ही विदेशों से आयात कर सकता है। कुदरत ने भी पाकिस्तान पर अपना जुल्म ढाया है। पिछले साल जून से लेकर अक्टूबर तक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। पाकिस्तान में इससे 15 अरब डॉलर का भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान के रुपये की कीमत पाताल तक उतर चुकी है, जबकि महंगाई हर हफ्ते आसमान की तरफ बढ़ती जा रही है। खाने की भी कमी हो गई है। एक ऐसे मुल्क के बारे में सोचकर देखिए जहां खेती करने के लिए उपजाऊ मैदान हो, लेकिन उस मुल्क में आटे की कमी हो गई है
और उसे विदेश से मंगाने के लिए उसके पास पैसे तक ना हो। यह वीडियो गिलगित बाल्टिस्तान का है। हालात इस कदर तक बिगड़ गए हैं कि वहां पर रैलियां निकाली जा रही हैं। पीओके और हिंदुस्तान के बीच बनाई गई सरहद को गिराने की बात हो रही है। अब पीओके के लोग हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। सवाल अब यह है कि पाकिस्तान के शासन में रह रहे लोगों में उसकी तरफ लगाव क्यों नहीं है। इसका जवाब बहुत सीधा है। आज जो हालात बने हैं वो वर्षों से जारी पाकिस्तान की नीतियों का नतीजा है। कई दशकों तक पाकिस्तान इस गलत फहमी में रहा कि वर्ल्ड पावर्स के लिए उसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। उसने अपने भूगोलिक स्थिति से फायदा उठाने का सोचा। पाकिस्तान इस बहाने भारत से हिसाब बराबर करने की फिराक में लगा रहा। पाकिस्तान की बदहाली की एक बड़ी वजह उसकी कश्मीर से जुड़ी सनक है। भारत और पाकिस्तान के आजाद मुल्क के तौर पर वजूद में आने के बाद से पाकिस्तान भारत के खिलाफ 4 युद्ध छेड़ चुका है। इनमें से 3 युद्ध कश्मीर के लिए लड़े गए। आजादी के तुरंत बाद 1947 में, फिर 1965 में और फिर 99 में कारगिल की पहाड़ियों पर। 71 की जंग कश्मीर के लिए नहीं लड़ी गई। ये जंग पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच के गृह युद्ध का नतीजा थी। करीब 1 करोड़ बंगाली सीमा पार कर हिंदुस्तान आ गए। इसके बाद भारत के दखल से बांग्लादेश का उदय हुआ। 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। भारत ने पाकिस्तान की 15,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारत ने दरियादिली दिखाई। कब्जा की हुई पाकिस्तान की जमीन का इंच इंच उसे वापस लौटा दिया। अच्छे इरादे के सबूत के तौर पर सभी युद्ध बंदियों को भी वापस कर दिया गया। जब पाकिस्तान को यह एहसास हो गया कि परंपरागत युद्ध में वो भारत को नहीं हरा सकता, तब रावलपिंडी में बैठे जनरलों ने और इस्लामाबाद की नागरिक सरकारों ने आतंकी नेटवर्क के भस्मासुर को पैदा करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को इसकी प्रेरणा अमेरिका के CIA से मिली थी, जिसने सोवियत आक्रमण से निपटने के लिए अफगान मुजाहिदीन को तैयार किया था। 1989 में जब सोवियत सेनाएं लौटी तो अफगान मुजाहिदीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब तक रावलपिंडी के जनरल भी 1000 जख्म देकर जंग लड़ने के आइडिया को गले लगा चुके थे। यही वो मोड़ था जिसके बाद पाकिस्तान अपनी बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा। उसने भारत में गड़बड़ी करने के लिए आतंकी गुटों को संरक्षण देने की भस्मासुरी नीति अपना ली। कश्मीर सनक ने आज पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाकर रख दिया है जिसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। लेकिन क्या पाकिस्तान ने सचमुच कोई सबक सीखा है? ये समझने के लिए शहबाज शरीफ का बाद में दिया गया हुआ बयान सुनना बड़ा जरूरी है। मैं उनका बयान दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा, भारत के नेतृत्व को मेरा ये संदेश है कि आइए हम मिलकर बैठते हैं और कश्मीर जैसे सुलगते हुए मुद्दे को सुलझाने के लिए ईमानदारी से गंभीर बातचीत करते हैं। ये हमारे ऊपर ही है कि हम शांति के साथ रहकर तरक्की करना चाहते हैं या आपस में झगड़कर अपना वक्त और अपने संसाधन बर्बाद करना चाहते हैं। पाकिस्तान की समस्या ये भी है कि वो आज भी अतीत में ही अटक गया है। वो अभी भी कश्मीर को बंटवारे का अधूरा काम समझता है। अमन और शांति के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की भलाई इसी बात में होगी कि वो अपने भीतर झांके। उसे भारत को ये भरोसा दिलाना होगा कि वो ईमानदारी से अच्छे इरादों के साथ हर मसले को सुलझाना चाहता है। उसे अपने नागरिकों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए कोशिश करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान इस सच्चाई को नहीं समझेगा तो जो हालात आज गिलगित बाल्टिस्तान में नजर आ रहे हैं, यही तस्वीर पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी नजर आनी शुरू हो जाएगी। मध्य अमेरिका के 3 मुल्क एल साल्वाडोर, होंडुरस और ग्वातेमाला को मौत का त्रिकोण कहा जाता है। ये इलाका खूंखार गैंग्स, नशे के सौदागरों और संगठित अपराध की वारदातों से ग्रस्त है। जबरन वसूली, अपहरण, गैंग से जुड़ी हत्याएं और गरीबी ने हजारों लोगों को इन मुल्कों से भागने पर मजबूर कर दिया है। 2022 में इन मुल्कों ने ताकतवर गिरोहों के खतरों पर लगाम लगाने के लिए मौत के इस त्रिकोण में नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। लेकिन आज की स्थिति में हालात वहां पर क्या है?
इस पर विस्तार से देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। ताकतवर गिरोहों द्वारा जबरन वसूली से निपटने के लिए होंडुरस ने एक नया प्लान लागू किया है। होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति शियोमारा कास्त्रो ने कड़ा रुख अपनाते हुए 24 नवंबर को La Policía Nacional नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। en el menor tiempo posible पुलिस को उन गांवों और इलाकों को खाली कराने के आदेश दे दिए गए जहां आपराधिक गिरोहों का दबदबा है। वहां अपहरण और वसूली का जोर इस कदर है कि व्यापार चलाने वाले और बाकी लोग घर से बाहर निकलने के लिए हर रोज रंगदारी देते हैं। इस रंगदारी को वहां पर वॉर टैक्स कहा जाता है। इनसाइट क्राइम नाम के एक थिंक टैंक के मुताबिक पश्चिमी हलके में मारा साल्वोत्राका या MS-13 सबसे खतरनाक गिरोह है। एक अनुमान है कि मौत के त्रिकोण में फल फूल रहा वसूली उद्योग सालाना करीब 1.1 अरब डॉलर का है। पड़ोसी अल सल्वाडोर में भी ये कहानी बहुत अलग नहीं है। वहां इस साल 27 मार्च को राष्ट्रपति नायब बुकेले ने इमरजेंसी लगा दी। इसकी वजह थी 25 मार्च से 27 मार्च के बीच हुई हिंसा में 87 मौतें। तब से पूरे मुल्क में लागू की गई इमरजेंसी में किसी को भी बिना अदालती आदेश के लंबे वक्त तक हिरासत में रखा जा सकता है। मार्च के बाद से आपराधिक गिरोहों से जुड़े होने के शक में 58,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अल सल्वाडोर में चल रहे गिरोहों में करीब 70,000 लोग हैं। इसके बावजूद मानवाधिकार संगठनों ने निरंकुश तौर तरीके अपनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। बड़ी तादाद में लोगों को जेलों में ठूसे जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इस कार्रवाई में बहुत से ऐसे नौजवान भी पिस गए जिन्हें महज उम्र, चेहरे मोहरे या उनकी रिहाइश की जगह की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। लंबे वक्त से जारी हिंसा और आर्थिक तरक्की के मौकों की कमी ने बड़ी संख्या में नौजवानों को अपने देश को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये लोग मैक्सिको के रास्ते से अमेरिका पहुंच जाते हैं। हाल के वर्षों में मौत के त्रिकोण को औसतन 4 लाख लोगों ने हर साल छोड़ा है। ये सफर बहुत खतरनाक होता है। मुश्किल हालात में झोंक दिए गए लोग बहुत बेबसी में इस सफर को शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि उनमें आखिरी बचा शख्स ही मंजिल तक पहुंच पाता है। तो ये था हमारा आज का शो। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर के जरिए। मेरा ट्विटर हैंडल आपके स्क्रीन पर है। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।